तो आज हम बात करने वाले हैं लुकी सम के चैप्टर नंबर 41 के बारे में। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब खूब बन ठन के तैयार होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं जो लड़कियां होती हैं वो कहती है हे डैनी, हाय डैनियल। जैक हिंगसुक को देख के कहता है यो, और जो नैम्सू होता है वो कहता है हाय डैनी, और जो हमारा जे होता है वो अपनी बात अपने गले में ही घूट लेता है। और यार हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंगसुक यानी कि डैनियल होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छे से ड्रेस करके आया होता है खुद को, वो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। और जो लड़कियां होती हैं वो आपस में बातें कर रही होती है हर बार की तरह। कमाल है, ये बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसानों की कोई दूसरी ही स्पीशीज है। डैनियल आज सुपर से भी ऊपर लग रहा है, डैनियल सच में कमाल का है। और यार हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग इतना बन ठन के इसलिए तैयार होते हैं क्योंकि इनका जो स्कूल होता है वो पिकनिक में जा रहा होता है। और हम देखते हैं स्कूल में भाषण चल रहा होता है जो टीचर लोग दे रहे होते हैं। टीचर कहते हैं एज अ स्टूडेंट तुम्हें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी होगी, तुम्हें अपने लिए एक बहुत ही अच्छा भविष्य बनाना होगा ताकि तुम अपने सपने और पैशंस पूरे कर सको। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, अबे यार कब खत्म होगा ये फिर से वही स्पीच देने लग गए यार। लड़कियां कहती हैं हे क्या तुम स्ट्रेटनर साथ में ला रखी हो अपने? आई एम श्योर आप में से काफी लोग इन चीजों से अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ऐसा हर स्कूल में होता है। तो इसके बाद टीचर्स कहते हैं तो अब तुम सब जाओ, तुम्हें सबको अपनी अपनी बसेस याद है ना? और जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरी पिकनिक की यादें इतनी अच्छी नहीं है स्कूल की। मतलब वो पहले बचपन में भी गया होगा लेकिन उसके साथ इतना कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा पिकनिक में, तो इसलिए वो ऐसा सोच रहा होता है। ह्यूंगसुक अपने मन में कहता है लेकिन इस बार मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता। और यार उसका इस बात से मतलब होता है उसके मोटे वाले शरीर को कोई नहीं जानता जिसका सब मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो धीरे से बस के अंदर चढ़ता है और अंदर कोई बैठा होगा उसको कहता है हेलो। और इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है मैंने यहाँ ट्रिप में आने के लिए अपनी जॉब से भी छुट्टी ले ली ताकि रात को जो मेरा मेन शरीर है वो आराम से सो सके और मैं इस बॉडी में रात भर यहाँ मजे कर सकूं। और ऐसा करके जो मेरा पुराना शरीर है उसको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं सच में इस बार पिकनिक में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ऑफ कोर्स मेरी जो सीट होगी वो हर बार की तरह टीचर्स के बगल में होगी। इसके बाद हमें ह्यूंगसुक की पुरानी यादें दिखाते हैं थोड़ी सी, जब ह्यूंगसुक अपने मोटे वाले शरीर में होता है और जब वो पिकनिक जाता है उस शरीर में तो उसके बगल में जो टीचर बैठा हुआ होता है वो उसे कहता है हेलो, तुम्हारा फिर से यहाँ पे स्वागत है एक बार। यार मतलब अपना जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है ना, समझो यार मतलब हर बार पिकनिक जाते समय टीचर के बगल में बैठा रहता है वो। मतलब यार क्या ही जिंदगी होगी उसकी, क्या ही मजे करता होगा वो। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है मिडिल स्कूल में मेरी सीट टीचर के बगल में एकदम फिक्स्ड थी। तो हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो चुपचाप से जाके सबसे आगे जो टीचर होता है उसके साथ जाके बैठ जाता है शांति से और अपने मन में सोचता है मैं शांति से बैठ गया और मैंने अपने लिए काफी सारे म्यूजिक भी तैयार करे हैं, मतलब मैंने चूज करे हैं जो मैं पूरे रास्ते में सुनता रहूंगा आराम से बैठ के। और यार जो ह्यूंगसुक के बगल में टीचर बैठा होता है ना वो अपने मन में सोच रहा होता है हाँ ये यहाँ पे क्यों बैठ गया? क्या ये अपने दोस्तों से कोई गेम हार गया है जो मतलब इसको सजा के तौर पे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है? मतलब यार आप देख रहे हो लोग चाहे कुछ भी कह ले, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, आखिर में जो लोग होते हैं वो आपको आपके फेस से ही जज करते हैं। बट आई होप आप में से ऐसे कई सारे ओपी बंदे होंगे जो इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हो। और यार इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो चुपचाप से अपनी सीट में बैठा होता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है हे डैनियल, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक सीट बचा के रखी है। और हम देखते हैं लड़कियां कह रही होती है हाय डैनियल आओ यहाँ पे आओ। मतलब हर कोई उसको कुछ ना कुछ कह रहा होता है। और यार जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन ही मन हैरान हो रहा होता है ये सोच के, मतलब उसने कभी भी उम्मीद नहीं करी होती है कि उसके इतने सारे दोस्त होंगे और वो अपने दोस्तों के साथ पीछे वाली सीट में बैठ सकता होगा पिकनिक में। और यार यहाँ पे जो पीछे सीट का माहौल होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, सबके सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जैक को उसका एक दोस्त कहता है बगल से हे जैक तुम च्युइंगम खाओगे? जैक स्टाइल दिखाते हुए कहता है हर बार की तरह नो थैंक्स। हानियल कहती है चलो डैनियल हम गेम खेलते हैं, लेकिन जो ह्यूंडो होता है वो डैनियल की जगह जवाब देता है हाँ बिल्कुल चलो गेम खेलते हैं। और जो यूई होती है वो हानियल
को देख के जल रही होती है। जो जैक होता है वो मीरा को कहता है, मीरा तुमने सीट क्यों चेंज कर ली? मीरा कहती है, मुझे वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा सर घूम रहा था। और वहाँ पे जो एक मोटा बैठा रहता है वो कहता है, क्या किसी के पास कोई चिप्स विप्स हैं खाने के लिए? मतलब यार सारे के सारे लोग काफी ज्यादा मजा कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद तभी हम अचानक से देखते हैं जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर जे है वो आगे वाली सीट में टीचर के साथ जाके बैठ जाता है। मतलब कि वो पहले से ही बैठा रहता है और आपको पता है कि वो वहां पे क्यों बैठा था। वो वहां पे इसलिए बैठा क्योंकि यार जो भी डैनियल करता है वो उन सारी चीजों को फॉलो करता है। मतलब जो भी डैनियल करता है, क्योंकि उसको यार कहीं ना कहीं वो डैनियल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। और यार हम देखते हैं पीछे जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं वो किसी तरह का गेम खेल रहे होते हैं जिसमें मीरा आउट हो चुकी होती है। और इस गेम में जो आउट होता है उसको कोई किसी तरीके का पंच या फिर मतलब मारता है हाथ से। और यार जो मीरा को मारने की इस बारी बारी होती है वो होती है जैक की। तो अगल बगल के जो लोग होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, वो कहते हैं, जैक जाओ तुम्हारी बारी है, मीरा को मारो, मीरा से मेरा बदला लो तुम। और क्योंकि यार जो जैक होता है वो तो मीरा से प्यार करता होता है, इसलिए वो अपने मन में सोचता है ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद वो सोचता है वैसे ये तो सिर्फ एक गेम है ना, तो इसलिए शायद मैं ये कर ही देता हूँ। और पीछे से आवाज आ रही होती है, जैक उसे मारो, उसने मुझे भी मारा था, उससे मेरा बदला लो। और इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो मीरा का हाथ पकड़ता है उसे मारने के लिए। लेकिन जैसे वो हाथ पकड़ता है मीरा का, वो अपने मन में सोचता है, कितने सॉफ्ट हाथ हैं। और यार जैक की ठरक उसके फेस में दिखाई दे रही होती है। और जो अगल बगल के लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जैक को देख के। और यार जो जैक होता है उसको देख के सारे लोग हंसने लग जाते हैं। खासकर जो लौंडे होते हैं वो कहते हैं, हा 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 साला ठरकी कहीं का, उसका चेहरा देखो। और जो जैक होता है वो शर्म के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। और जो जैक होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, शिट ये सब क्या हो रहा है। और इसके बाद जो यूई होती है वो जैक को कहती है, जैक प्लीज मुझे भी टच करो। और यार वहाँ पे सबके सब काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं, वहाँ पे माहौल ही ऐसा होता है। और जो अपना ह्योंग-सुक होता है वो भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। ह्योंग-सुक अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में मजेदार है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की बस के अंदर का माहौल, जहाँ पे सारे के सारे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं। और यार इस डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे होते हैं ना, वो सारे के सारे वास्को और वास्को की गैंग वाले ही होते हैं। इस डिपार्टमेंट में एक भी लड़की नहीं होती। हम देखते हैं सारे के सारे लौंडे एकदम सीरियस बैठे होते हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, इम्प्रेस करने के लिए कोई लड़की नहीं होती अगल बगल। मतलब सबके सब सीरियस बैठे होते हैं। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है, सच में यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा भारी भारी सा महसूस हो रहा है मुझे। हम सारे के सारे यहाँ पे लड़के ही लड़के हैं। वास्को यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं क्या करूँ। इसके बाद जेस कहता है, हे चलो हम सब कुछ गेम खेलते हैं, चलो हम सब डांस पार्टी करते हैं। और इसके बाद सारे जंगली लौंडे कहते हैं, ये शाबाश जेस। और सारे के सारे अपनी टी शर्ट उतार के नाचने लग जाते हैं जंगलियों की तरह। और जो सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं वो जंगलियों की तरह जब पीछे नाच रहे होते हैं, जो बस का ड्राइवर होता है वो अपने मन में सोचता है, ये किस तरह के जंगली हैं, ये कैसा स्कूल है। और यार जब ये सारे के सारे वहां पे नाच रहे होते हैं तो इसके बाद जो वास्को और बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो देखते हैं उनकी बगल से एक और बस गुजरी है। और वो बस होती है ब्यूटी डिपार्टमेंट की। और यार उस बस में ना सिर्फ एक ही लड़का होता है और बाकी सारी की सारी लड़कियां होती हैं। यानी कि उस पूरे डिपार्टमेंट में ही बस एक लड़का होता है जिसका नाम होता है एली जैंग। और यार उस बस का माहौल देख के जो वास्को और बाकी के लोग होते हैं वास्को की बस में, उन सब की आंखों से अपने आप आंसू आने लग जाते हैं। सबके सब काफी ज्यादा हैरान और सैड होते हैं। इसके बाद काफी दूर चलने के बाद जो बस होती है वो बीच में एक स्टॉप लेती है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और हम देखते हैं सारे के सारे बच्चे बस से नीचे उतर के फिर से चहलकदमी करना शुरू कर देते हैं। जो जैक होता है वो पंचिंग मशीन में एक पंच मारता है और एक नया न्यू रिकॉर्ड बना देता है। और हम देखते हैं जो जैक होता है उसके पीछे मीरा और 3 छपरी खड़े होते हैं जो स्टूडेंट ही होते हैं। और जो छपरी होते हैं ये अपने मन में सोच रहे होते हैं, क्या एक नया रिकॉर्ड, सच में जैक कमाल का है। और जो जैक होता है वो अपने मन में सोचता है, मुझे सब लोग देख रहे हैं, मीरा
तुम्हें ये कैसा लगा? लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो एक बंदा होता है विन जिन, वो जैक का रिकॉर्ड तोड़ देता है। जो एक रैपर होता है वो भी वहीं हिंगसुक के ही स्कूल में पढ़ता होता है। जो विन जिन होता है वो एटीट्यूड में जैक को कहता है, हे जैक, क्या ये तुम्हारा रिकॉर्ड था? मुझे लगता है तुम्हें जाके कुछ खाना खा लेना चाहिए। आखिर तुम अपने आप को एक मर्द कैसे बोल सकते हो? और जो जैक होता है वो अपने मन में सोचता है, शिट, मीरा मुझे सब देख रहे हैं, मीरा भी मुझे देख रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो हैमर वाली मशीन में जाता है और वहां पे विन जिन का रिकॉर्ड तोड़ देता है। और इसके बाद जैक कहता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया है। आखिर तुम खुद को एक मर्द कैसे बोल सकते हो? और जो विन जिन होता है वो अपने मन में सोचता है, साला हरामजादा, मुझे सबके सब अभी देख रहे हैं। और हम देखते हैं जो जैक होता है और विन जिन, ये दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे को गाली वाली दे रहे होते हैं। जैक कहता है, मेरी जो ये पावर थी, मैंने तो अभी अपनी बस 50% पावर का ही इस्तेमाल करा था। विन जिन कहता है, तो मैंने कौन सा अपनी पूरी पावर का यूज करा था? लेकिन तभी हम दूसरी तरफ से अचानक से देखते हैं डैनियल और अपना वास्को साथ में आ रहे होते हैं। और जो वास्को होता है वो कहता है, क्या यहाँ पे पंचिंग मशीन भी है? वास्को डैनियल को कहता है, चलो डैनियल, हम भी इस मशीन को ट्राई करते हैं। इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, क्या? वास्को कहता है, लेकिन पहले मेरी बारी है। इसके बाद अचानक से हमें जो विन जिन और जैक होते हैं उन दोनों के चेहरे दिखाई देते हैं। उन दोनों के चेहरे बिल्कुल सदमे से भरे होते हैं। ये दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं, वास्को, उसने हैमर मशीन तोड़ दी, और डैनियल, उसने पंचिंग मशीन का बैग फाड़ दिया। और यार जो विन जिन और जैक होते हैं उन दोनों की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई होती है, तो इसलिए ये दोनों बॉयज टॉयलेट में जाके चुपचाप से बैठ जाते हैं। और ये दोनों आपस में बड़बड़ा रहे होते हैं उन दोनों के लिए मोटी बुद्धि कहीं के। लेकिन यार तभी हम देखते हैं विन जिन और जैक के बगल में दो लौंडे हल्के हो रहे होते हैं, मतलब गीले वाले हल्के हो रहे होते हैं। तो वो दोनों के जो हल्के हो रहे होते हैं ना, तो कुछ छींटे विन जिन के ऊपर और जैक के ऊपर भी गिर जाते हैं। इसके बाद विन जिन कहता है, अबे ओए, तू इधर क्यों छींटे मार रहा है? और ये जो बंदा होता है वो कहता है, क्या बोल रहा है ये? तभी उसके पीछे से दूसरा बंदा कहता है, हे एफ्रो, क्या कह रहा है ये तुमसे? इसके बाद जो ये एफ्रो बंदा होता है ये विन जिन को कहता है, तू तो मुझे एक नकली रैपर जैसे लग रहा है, आखिर तू कौन से स्कूल से है? विन जिन कहता है, क्या तूने कहा फेक? मैं एक असली रैपर हूँ। इसके बाद जैक कहता है, आखिर तुम लोग कितने साल के हो? ये बंदे कहते हैं, हम लोग 17 साल के हैं। इसके बाद जैक कहता है, हाँ 17? तुम बच्चे कहीं के? वैसे जैक भी इतने ही साल का होता है। लेकिन इसके बाद जो ये एफ्रो बंदा होता है वो कहता है, मैं भी एक रैपर हूँ, तू ढक्कन कहीं के? इसके बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है, क्या तुमने कभी 4 किंग ऑफ एम्प्टी डबोंग का नाम नहीं सुना? लेकिन यार तभी जैक और वीजिन की बस के चलने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए ये दोनों कहते हैं, शिट, अब हमें जाना होगा, तुम दोनों बहुत ज्यादा लकी हो। और ये जो दो बंदे होते हैं ये भी कहते हैं, हमारे भी जाने का समय हो चुका है, लेकिन अगर हम तुम्हें दोबारा मिले तो तुम अगली बार पक्का मरोगे हमारे हाथ से। तो यार इसके बाद ऐसी हल्का फुल्की कहा सुनी हो कि ये सबके सब अपनी अपनी बस में चले जाते हैं। लेकिन इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जो बसेस होती हैं सारी की सारी, ये सब की सब अपनी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुकी होती हैं। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो सुस्ताते सुस्ताते अपनी बस से बाहर आता है और अपने मन में कहता है, हम सब रिट्रीट सेंटर पहुंच गए। इसके बाद तभी हम देखते हैं वहां जो सेंटर होता है वहां पे इंस्ट्रक्टर भी होते हैं जो इन सारे बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उनमें से एक बंदा होता है वो कहता है, तुम सबके सब लाइन बना के मेरे सामने खड़े हो जाओ, चलो जल्दी जल्दी सबके सब लाइन बनाओ। और इसके बाद जो लड़कियां होती हैं वो अपने मन में सोचती है, वो ये इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा हॉट है, ये मेरा है। इस इंस्ट्रक्टर की बॉडी सच में काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन तभी ये दूसरे वाले इंस्ट्रक्टर को देखते हैं और जो लड़कियां होती है वो आपस में बात कर रही होती हैं, हे जरा उसे देखो, वो तो एक गॉब्लिन जैसा दिख रहा है। इन दोनों इंस्ट्रक्टर का आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं ये मोटा वाला गॉब्लिन हमारा इंस्ट्रक्टर ना हो। ये दोनों के दोनों इंस्ट्रक्टर ऐसे लग रहे हैं जैसे एक एंजल है और दूसरा वाला डेविल। तो इसके बाद जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है, हमें तुम सब के ऊपर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम तुम सब के बैग्स चेक करना चाहते हैं। और जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, हमारा 3 रातों और 2 दिन का
पिकनिक शुरू हो चुका है और यार मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये पिकनिक को रीट्रीट क्यों बोल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने खाने पीने के सामान के अंदर दारू की बोतल और सिगरेट वगैरह छुपा के लाए होते हैं ये लोग, और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सारा का सारा सामान पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं ये कितना अजीब है, आखिर तुमने इसको इसके अंदर डाला कैसे? ये जो सिगरेट का पैकेट है ये चिप्स के पैकेट के अंदर आया कैसे? तो जो लड़की होती है वो कहती है मैंने सिगरेट के पैकेट को चिप्स के पैकेट के अंदर डाला और उसको बाहर से सील कर दिया अपने स्ट्रेटनर से। आपको याद होगा इससे पहले वाले एपिसोड में जो लड़कियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं, क्या तुम अपना स्ट्रेटनर ला रखी हो? और साला मुझे अब समझ आ रहा है स्ट्रेटनर इस काम के लिए था। मुझे तो लग रहा था कि उनको बाल स्ट्रेट करने होंगे अपने। तो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहते हैं हम जानते हैं तुमने दारू की बोतल भी छुपा रखी है और उसको भी अच्छे से पैक कर रखा है, तो वो जो दारू की बोतल है वो चुपचाप से हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और क्या तुम सभी लोगों ने अपने अपने फोन्स जमा करा दिए हैं? और ये जो सारे के सारे होते हैं वो कहते हैं हाँ हमने जमा करा दिया, लेकिन यार जो इनके फोन्स होते हैं ना इन सब ने वो अपने अपने अंडरवियर में छुपा रखे होते हैं, मतलब लड़कियों को छोड़ के। इसके बाद जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है जितने भी लोग यहाँ पे पकड़े गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को हमसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यार ये सब हमारा काम है करना। और जितने भी यहाँ पे स्कूल्स आए हैं उन स्कूलों में तुम्हारा स्कूल सबसे बेकार लगा मुझे। और जो इस स्कूल की लड़कियां होती हैं छिछोरी वो आपस में बात कर रही होती हैं, हाँ हाँ बेब तुम बिल्कुल सही हो, मतलब आपस में बोल रही होती हैं वो ये सब। तो जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं ये जो इंस्ट्रक्टर है इसका नाम जीउस क्यों है? तो अगला स्टूडेंट कहता है ये जो इंस्ट्रक्टर है ये अपना नकली नाम रखते हैं यहाँ पे ताकि बच्चों को उनको याद रखने में आसानी रहे। स्टूडेंट्स कहते हैं और इस मोटे वाले का नाम आखिर वॉन बिन क्यों है? हा 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 हा, कितना अजीब नाम है ये मोटा, सच में हमें बेशरम टाइप का लग रहा है काफी। हा 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 हा, मतलब ये सारे के सारे स्टूडेंट इस मोटे का मजाक उड़ा रहे होते हैं आपस में, और जो ये मोटा इंस्ट्रक्टर होता है ये यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है तुम छोटे कीड़े कहीं के, मैं तुम सबको सुन सकता हूँ, मैं यहाँ का ऑफिशियल यूथ काउंसलर हूँ और वॉन बिन मेरा असली नाम है। मतलब यार इस एनीमे में ना हर जगह पे ये जरूर दिखाया गया है कि जितनी भी दुनिया है ना, चाहे कोई मतलब कुछ भी कह ले, एट लास्ट सारे के सारे लोग आपको आपके फेस से ही जज करते हैं। मतलब यार ये जो एनीमे है ना ये बिल्कुल एकदम रियलिटी बेस्ड एनीमे है, यहाँ पे सारी वही चीजें होती है जो असली दुनिया में होती हैं। तो ये जो दो इंस्ट्रक्टर होते हैं, एक हैंडसम वाला एक मोटा वाला, तो जो मोटा वाला होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये जो दूसरा इंस्ट्रक्टर है ये तो बस ऐसी टेम्पररी है, ये तो कुछ समय के लिए आया है यहाँ पे, लेकिन मैं एक परमानेंट इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं यहाँ का यूथ काउंसलर हूँ। और यार हम देखते हैं ये जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है ये लड़कियों के आसपास कुछ ज्यादा ही भटक रहा होता है। ये मीरा को कहता है क्या तुमने अपना फोन दे दिया? इसके बाद लड़कियां कहती है हाँ हमने दे दिया। और यार लड़कियों को भी ये अच्छा लग रहा होता है इसकी भोली सूरत की वजह से। और ये जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है यही सारी लड़कियों को बता रहा होता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें कौन से कपड़े पहनने हैं, और जब अपने रूम में चले जाएंगे तो उनको जिम वाले कपड़े पहनने हैं, और दोबारा कितने बजे यहाँ पे आना है, उन्हें सबको मिलना है। और जो हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है पता नहीं उसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता। तो अब हम देखते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स कुछ गेम खेल रहे होते हैं जिसमें उनके हाथ में कुछ फट्टे होते हैं, 5-6 स्टूडेंट्स के हाथ में, और उन्होंने उसकी एक लाइन सी बना रखी होती है जिसके ऊपर से उनको बॉल को ले जाना होता है सीधा सीधा। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये आपस में बात कर रहे होते हैं, हा 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 हा, बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, नाइस। और जो हमारा जेस होता है वो बगल से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है हाँ ये बच्चों वाले गेम खेल के उसे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तभी हम बगल में देखते हैं जो हमारा वास्को होता है उसको ये गेम बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो अगर वास्को को ये गेम अच्छा लग रहा है तो फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चों वाला गेम है या कौन सा गेम है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो वास्को की पूरी गैंग होती है वो ये गेम साथ में खेलने लग जाती है। और हम देखते हैं जो वास्को की गैंग के सारे जंगली होते हैं ये इस गेम को खेलते हुए ऐसे बोल रहे होते हैं ढंग से ध्यान से, अगर ये गिर गया तो हम हार जाएंगे, इसको बिल्कुल इस ग्रेनेड है, ध्यान से। मतलब इतना ज्यादा जंगलियों की तरह ये इस गेम को खेल रहे होते हैं। तो जो वहां पे एक इंस्ट्रक्टर और होती है जो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है आखिर इस स्कूल के साथ चक्कर क्या है,
मतलब कैसा स्कूल है ये। और हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। उसने अपने दोनों दोस्तों को अपने गले लगा रखा होता है, लेकिन तभी जो वास्को होता है उसकी नजर पड़ती है दूसरी तरफ और वास्को देखता है जो ब्यूटी डिपार्टमेंट का अकेला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है एली। उसके डिपार्टमेंट की सारी लड़कियां उससे चिपकी हुई होती हैं। सबकी सब आपस में बात कर रही होती हैं, एली प्लीज तुम मेरे साथ आओ, प्लीज तुम मेरे साथ आओ। और जो अपना वास्को होता है दूसरी तरफ इतनी ज्यादा हरियाली और अपनी तरफ बंजर मैदान देख के उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और हम देखते हैं हर तरफ कुछ ना कुछ गेम्स चल रहे होते हैं, सारे के सारे कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं। और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो किसी को ये कह रहे होते हैं, तो देखो ड्रम बजाने के लिए ये वाली जो टोन है बूम बड़ा बूम बड़ा बूम बूम बूम, ये टोन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हर तरफ कुछ ना कुछ तो बकचोदी चल ही रही होती है। तो हम देखते हैं बेकरी डिपार्टमेंट के लोग खाना बना रहे होते हैं, कुछ लोग गाना गा रहे होते हैं और ब्यूटी डिपार्टमेंट के लोग नाच रहे होते हैं। वैसे और भी कई तरह की सतरंगी बकचोदियां चल रही होती हैं, लेकिन उनको बताने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी बोरिंग लग रही है मुझे। इसके बाद हम देखते हैं वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट के ड्यूक हावा को, जो वहाँ पे स्टेज में चढ़ के अपना रैप गा रहा होता है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तो ड्यूक पियोन है, हा 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 हा, ये सुअर रैपर है एक। और कुछ लोगों को ड्यूक का रैप अच्छा भी लग रहा होता है, तो इसलिए जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जो ड्यूक है धीरे धीरे लोग उसको जानने लगे हैं। और बगल में ही जो दूसरा रैपर होता है जो ह्यूंगसुक और ड्यूक से जलता होता है, उसको ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा होता है। और यार ये जो सारे के सारे इंस्ट्रक्टर और काउंसलर होते हैं ये सब के सब आपस में बात कर रहे होते हैं जे हाई स्कूल के बारे में। वो आपस में कहते हैं ये लोग सच में बहुत ही अजीब हैं, मैंने इनके जैसा स्कूल पहले कभी नहीं देखा। और साथ ही में जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया। तो जब ये सारा का सारा खेलना कूदना सारे के सारे स्कूल्स स्टूडेंट्स का बंद हो जाता है, तो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं तो कल तुम सबको जल्दी खड़ा उठना है, तो इसलिए रात को इधर उधर मत घूमना और जल्दी सो जाना सबके सब। लेकिन तभी हम देखते हैं जे हाई स्कूल के जो हरामी बच्चे होते हैं जैसे ह्युंडो, ये अपने साथ बाकी के स्टूडेंट जैसे ह्यूंगसुक जैक इन सबको लेके आ रहा होता है। और वो कहता है हल्ला मत करो, ये आसान नहीं था हमारे लिए, और ये कहीं जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो ह्युंडो होता है वो ह्यूंगसुक और जैक और बाकी के जो कुछ छपरी होते हैं उनको एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट की कुछ लड़कियां बैठी हुई होती हैं। और ये जो लड़कियां होती हैं ये बड़ी ही हरामी लड़कियां लग रही होती हैं मुझे सारी की सारी। ये कहती हैं याहू वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। दूसरी लड़की कहती है आ जाओ यहाँ पे बैठो, और तीसरी लड़की स्माइल कर रही होती है, चौथी लड़की फोन में देख रही होती है अपने। और हम देखते हैं आगे बोतलें खुली हुई होती हैं जो ऑफकोर्स इन्होंने ही पी होंगी। और यार ये जो लड़कियां होती है ये ब्यूटी डिपार्टमेंट की होती है, क्योंकि वहां पे कोई लड़का नहीं होता तो इनको भी लड़कों से मिलने का काफी ज्यादा मन करता होगा। तो ये जो सारी लड़कियां होती हैं ये कहती हैं हे जैक, और तुम्हारा नाम, तुम तो डैनियल हो ना। और हम देखते हैं ये जो लड़कियां होती हैं ये अपने मन ही मन में खुश हो रही होती हैं। वो कहती हैं अपने मन में हा हा हा, फैशन डिपार्टमेंट के लड़के यहाँ आ गए। और हम देखते हैं जो ह्युंडो होता है वो जैक और ह्यूंगसुक लोगों का सबका लीडर बना हुआ होता है। वो इन लड़कियों से बात कर रहा होता है सामने से, तुम्हारी जो ये अल्कोहल वगैरह है ये पकड़ी नहीं गई, वैसे तुम्हारा जो डांस था वो बहुत ज्यादा क्यूट था। और ये जो लड़कियां होती हैं ये सारी अपने मन में सोच रही होती हैं यहाँ पे हमारा गोल सिर्फ जैक और डैनियल पार्क हैं, ये बाकी के लड़कों से हमें कोई भी मतलब नहीं है। वो कमाल है, ये दोनों सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हैं, काफी ज्यादा हैंडसम हैं। इसके बाद एक लड़की कहती है आओ तुम यहाँ पे बैठो, चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। और जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या मुझे यहाँ पे दोबारा से अल्कोहल पीनी पड़ेगी। लेकिन तभी जो हमारा जैक होता है वो इन लड़कियों को कहता है वो मुझे जरा किसी से मिलने जाना था, तो ठीक है मैं तुमसे अब बाद में मिलता हूँ। तभी हमारा ह्यूंगसुक भी कहता है वो मुझे भी जाना था कहीं पे, तो मैं भी चलता हूँ। तो जो ह्युंडो होता है वो कहता है अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो यार। और ये जो लड़कियां होती है ये अपने मन में सोच रही होती हैं अरे अगर ये दोनों यहाँ से चले गए तो यहाँ पे सिर्फ ये लोग बच जाएंगे। और ये लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान और सैड हो जाती हैं। और जो ह्युंडो होता है वो कॉन्फिडेंस में अपने मन में सोच रहा होता है ये बेवकूफ यहाँ से जा क्यों रहे हैं, खैर
जो भी हो, अब यहाँ पे सिर्फ हम ही बचे हैं। ही। और हम देखते हैं जैक को, जो वहां से जा रहा होता है। जैक डैनियल को कहता है, हे डैनियल, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? इसके बाद ये दोनों के दोनों मीरा के रूम में जाते हैं और मीरा को लेके ये पहुंचते हैं यूई के रूम पे, जहां पे इनके साथ जीहो भी होता है। और वहां पे बैठ के ये अपनी अलग से पार्टी करते हैं। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है, हे डैनियल, चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। और जो मीरा होती है वो कहती है, देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगी। इसके बाद जो जोई यानी कि हान्युल होती है वो कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, जो डैनियल और जैक हैं वो दोनों भी ज्यादा अल्कोहल नहीं पी पाते। और जो हमारा जीहो होता है वो अपने मन में सोचता है, तो आज इनके साथ मुझे पीने का मौका मिलेगा, तो आज मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग ड्रिंकर बन के रहना पड़ेगा, मुझे जम के पीना पड़ेगा इन लोगों के सामने। और यार आपको बता दूं, ये जो जीहो होता है ये अपनी लाइफ में अभी पहली बार ड्रिंक करेगा। और आप देख रहे हो जो अपनी संगत का असर मतलब कैसा होता है, इसने पहले कभी भी नहीं पी होती है। तो इसलिए आप सबको एडवाइस है, जो काम आपको पसंद नहीं है आप वो काम अपने दोस्तों के बहकावे में आके या फिर उनकी संगत में रह के ना ही करो तो बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका खुद का कुछ करने का मन है तो वो बात अलग है। तो ये जो सारे के सारे होते हैं ये सोचते हैं हम कौन सा गेम खेलें, तो फिर ये डिसाइड करते हैं ये दारू पीने का गेम खेलेंगे। तो ये सारे के सारे अब पीना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो जीहो होता है वो गिलास पे गिलास गटकता जाता है। मतलब पहली बार ये बंदा पी रहा होता है और धड़ाधड़ गिलास पे गिलास खाली करा जा रहा होता है। ये लड़कियां आपस में बोलती हैं, ये इस तरह से क्यों पी रहा है। तो हम देखते हैं ये साथ ही साथ में ट्रूथ एंड डेयर भी खेल रहे होते हैं। तो इसके बाद जैक की बारी आती है, तो ये सब जैक को पूछते हैं, तो जैक, क्या कोई ऐसी लड़की है जिसको तुम लाइक करते हो? तो यहाँ पे जैक के पास दो रास्ते होते हैं, या फिर वो इस बात का जवाब दे दे या फिर उसको एक पैग मारना पड़ेगा, यानी कि एक गिलास दारू का उसे पीना पड़ेगा। तो जो जैक होता है वो कहता है, मुझे लगता है मुझे पीनी नहीं चाहिए। तो ये बाकी के जो होते हैं वो कहते हैं, तो फिर जल्दी से आंसर दो इस बात का। तो इसके बाद जैक कहता है, वो कहता है, मैं उसको लाइक। लेकिन तभी जो हमारी यूई होती है वो जैक को रोक लेती है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाते हैं जीहो को। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इन लोगों के सामने स्ट्रांग दिखना है, मुझे इन लोगों के सामने स्ट्रांग दिखना है। और वो गिलास पे गिलास गटकाए जा रहा होता है। तो जो जैक होता है वो कहता है, तो मैं अभी बस कहने ही वाला था, तुमने मुझे रोका क्यों? नहीं, मैं अब अल्कोहल पीऊंगा, इसलिए तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो, मुझे एक किस चाहिए। जो मीरा होती है वो कहती है, नो वे, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके बाद जो होता है, जो जैक वो दोबारा से अल्कोहल पीता है। मतलब इस सारे के सारे बिल्कुल टुन हो जाते हैं पीते पीते। लेकिन लास्ट में हम जो देखते हैं मीरा होती है वो सिर्फ एक अकेली लड़की यहाँ पे ऐसी होती है जिसने बिल्कुल भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कोई दारू पी के बहुत ज्यादा बेहोश हो जाता है, कोई दारू पी के बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, किसी में काफी ज्यादा हिम्मत आ जाती है, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जो हान्युल होती है वो ह्योंगसुक को कहती है, क्या तुम्हारे पास उस पिगी का नंबर है? और जो जैक होता है वो ह्योंगसुक को कहता है, मुझे माफ कर दो ह्योंगसुक, मुझे माफ कर दो। वो बच्चों की तरह रो रहा होता है। और जो अपना ह्योंगसुक होता है वो बिल्कुल चिल्लाते हुए कहता है, वैसे वो ऐसा कभी कहता नहीं, वो कहता है, रोना बंद करो तुम। मतलब उस पर काफी हिम्मत आ जाती है। और जो यूई होती है वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब के रूम में इंस्ट्रक्टर अचानक से आ जाते हैं। और सारे के सारे स्टूडेंट जो भी अल्कोहल वगैरह या कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं सबके सब पकड़े जाते हैं। लेकिन जो ह्योंगसुक लोग होते हैं वो सारे के सारे बेहोश हो चुके होते हैं। तो इंस्ट्रक्टर को लगता है ये लोग शायद सो चुके हैं, तो इसलिए ये लोग पकड़े नहीं जाते। और जो बाकी के लोग होते हैं जैसे ह्युंडो लोग, वो सारे के सारे पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा मिलती है। तो जो अब अपना ह्योंगसुक होता है वो अल्कोहल पी के बिल्कुल बेहोश हो जाता है। तो जो उसका मोटा वाला शरीर अभी घर में होता है वो अपनी नींद से खड़ा उठ जाता है। तो जैसा ही वो मोटा वाला ह्योंगसुक अपनी नींद से खड़ा उठता है तो वो जॉगिंग करने चला जाता है। मतलब यार आप देख रहे हो, एक शरीर में बंदा ड्रिंक कर रहा है और दूसरे शरीर में वो जॉगिंग कर रहा है। तो सुबह सुबह का समय होता है। जो मोटा वाला ह्योंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जॉगिंग करते हुए, आखिर मैं बेहोश कब हो गया, जोई ने मुझे फिर से धोखे से ड्रिंक करवा दी। तो मोटा ह्योंगसुक अपने मन में रनिंग करते करते सोचता है, खैर जो भी हो, जब तक मेरे पास समय है तब तक मुझे इस बॉडी में थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना चाहिए। और ह्योंगसुक के स्टोर का जो मैनेजर होता है वो ह्योंगसुक को बाहर रोड में रनिंग करता हुआ देख लेता है। तो वो अपने मन में सोचता है,
मैंने तो सोचा था कि इसको रेस्ट चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पे जॉगिंग कर रहा है। खैर छोड़ो, मैं तो अभी अपने लैपटॉप में देखता हूँ। और वो अपने लैपटॉप में देखता है बहुत ही हैरानी भरी चीज। मतलब उसके लिए कोई हैरानी वाली चीज नहीं है, लेकिन हमारे लिए, हम देखते हैं वो अपने लैपटॉप में देख रहा होता है जो जे हाई स्कूल होता है, जो इस वक्त अपने पिकनिक में होता है। वहाँ की सारी लड़कियों की पिक्स वहाँ पे कोई अपलोड कर रहा होता है ऑनलाइन। और ये सारी की सारी जितनी भी लड़कियों की पिक्स होती है, ये किसी हिडन कैमरा से खींची हुई होती है। और मतलब यार साफ पता चल रहा होता है कि जिस किसी ने भी ये पिक्स क्लिक करी है वो बहुत बड़ा हवस का पुजारी है, क्योंकि उसने इसी तरह से ये सारी की सारी पिक्स क्लिक करी होती हैं। और ऑनलाइन इन पिक्स में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं। बाकी के भी हवस के पुजारी कमेंट कर रहे होते हैं, क्या हमें इसकी पूरी वीडियो नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ किसी ने एक और पिक शेयर करी होती है यहाँ पे ऑनलाइन, और वो पिक होती है मीरा की। और ऊपर कैप्शन में लिखा होता है, ये है मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट। मतलब यार ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसके बाद जरूर कुछ बड़ा कांड होने वाला है। अब हम ये ज्यूस कहता है, और आखिर इस सुअर ने मेरा फोन कब चुरा लिया? मैंने तुम्हारी फोटो बड़ी ही मेहनत करके क्लिक करी थी। इसके बाद जो नीचे मोटा वाला इंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ होता है, वो अपने मन में सोचता है, मैंने गलती से इसके फोन को देख लिया था और मैंने वहां पे देखा कि इसने बहुत सारे बच्चों की फोटो ऑनलाइन अपलोड कर रखी है। ये एक बहुत बड़ा हवस का पुजारी है। इसके पास बहुत सारे बच्चों की बहुत ही बुरी बुरी फोटोज हैं। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगे, तो इसलिए मैं इसको ऑब्जर्व करने लगा और मैंने देखा ये इस लड़की के आसपास बहुत ज़्यादा घूम रहा था। ये दोनों इस वक्त अकेले वेयर हाउस में थे, तो इसलिए मेरे पास पुलिस को बताने का समय नहीं था। मैं एक ऑफिशियल टीन काउंसलर हूँ। बच्चों को बचाना मेरा कर्तव्य है। और यार अब आपको पता चला जो मीरा है उसको ऐसा क्यों लग रहा था जो ये मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो उसे घूरे जा रहा है। असल में ये मीरा को नहीं घूर रहा था, वो उसके पीछे खड़े इस हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर यानी कि इस रेपिस्ट को देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन यार आप में से जिस इंसान ने मांगा नहीं पढ़ी होगी उसको भी पक्का गलत फहमी हो गई होगी। वो भी सोच रहा होगा कि ये जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है सच में यही बुरा है। लेकिन यार जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो इंसान जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। तो जैसे ही मीरा को पता चलता है ये जो पिक्स हैं वो इस वाले बंदे जियूस ने क्लिक करी हैं, तो मीरा को सब कुछ समझ आ जाता है। तो मीरा चिल्लाती है, प्लीज कोई मुझे बचाओ। और जो ये वाला बंदा होता है वो अपनी जीभ बाहर निकाल के बिल्कुल ही लार टपक रही होती है इसकी। ये कहता है, हा, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी आवाज यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला। और वैसे भी पहले तुमने ही मेरे साथ फ्लर्ट करा था, अब तुम इतने ज्यादा नखरे मत दिखाओ। और इसके बाद अचानक से ये मीरा के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है जो मीरा को बड़ा ही खतरनाक लगता है। इसके बाद ये हवस का पुजारी कहता है, मुझे पता है तुम्हें भी ये पसंद है, बस तुम नखरे कर रही हो, तुम्हारी ब्रेस्ट सच में कमाल की है। लेकिन तभी जो मीरा होती है वो ऐसे खांस रही होती है और ये हवस का पुजारी कहता है, मैं उन्हें छूना चाहता हूँ, क्या तुम अपने कपड़े खुद उतारोगी या मैं उतारूं? तो दो बच्चों को, जिनमें से एक का नाम होता है हैमिन और दूसरा होता है एक मोटा बच्चा। जो मोटा बच्चा होता है वो रोते रोते टीचर को कहता है, मैम हैमिन ने मेरे सारे के सारे स्नैक्स खा लिए और उसने मुझे मारा भी। और जो हैमिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मुझे जम के डांट पड़ने वाली है। और यार आपको बता दूं, ये जो हैमिन होता है ये वही बंदा है जो मीरा के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई कर रहा है, यानी कि इसका नाम है जियूस, जो एक नकली नाम है। तो इस हवस के पुजारी के बचपन के सीन में हम देखते हैं जिस मोटे बच्चे से इसने स्नैक्स छीने होते हैं और उसे मारा होता है, वो बच्चा रो रहा होता है। और यार जो हैमिन होता है वो खुद भी बहुत ज्यादा मासूम लग रहा होता है, क्योंकि उस वक्त वो भी काफी ज्यादा छोटा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो इन बच्चों की टीचर होती है वो कहती है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे स्नैक्स खा लेता है तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं होती। और वैसे भी सुन पियो, तुम्हें अपना वेट कम करने की जरूरत है। लेकिन जो हैमन है वो काफी ज्यादा पतला है और हैंडसम है, वो तुम्हारे स्नैक्स खा भी लेगा तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए तुम्हें अपने स्नैक्स हेमन को दे देने चाहिए। और यार जो हेमन होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या मुझे डांट नहीं पड़ी? और यार यहीं से शुरू होता है इस बंदे का हरामीपना शुरू।
यहीं से शुरुआत होती है इसकी क्रिमिनल बनने की। हम देखते हैं जैसे जैसे हेमन बड़ा होता है वो लड़कियों के साथ भी काफी छिछोरापंती करने लगता है, लेकिन क्योंकि उसकी एज ज्यादा नहीं होती उस वक्त, तो इसलिए सारे के सारे लोग इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं। और जो हेमन होता है उसके अंदर लड़कियों के लिए बचपन से ही हवस जाग जाती है। और हम देखते हैं जो हेमन होता है वो दिखने में भी काफी स्मार्ट होता है और अब वो काफी बड़ा भी हो चुका होता है। तो हम देखते हैं जो हेमन होता है उसके स्कूल की एक सीनियर लड़की हेमन से पूछती है वो हम वेकेशंस में जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे? हेमन अपने मन में कहता है ये तो वूजिन है, ये एक सीनियर है मेरी। लेकिन इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्ट दिखाते हैं हेमन और ये जो योजिन लड़की होती है ये दोनों साथ में एक बेड में होते हैं, यानी कि जो हेमन है वो इस लड़की का बॉयफ्रेंड बन चुका है अब। तो जो हेमन होता है वो योजिन के ऊपर होता है और इसी पोजीशन में वो योजिन से कहता है हे योजिन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो जेहान के साथ डेटिंग कर रही हो, है ना? लेकिन जो योजिन होती है वो कहती है मैं उससे आज ही ब्रेकअप कर लूंगी और तुम्हारे साथ आज मेरा पहला दिन है, तो इसलिए तुम सिर्फ मेरे हो। और क्योंकि ये जो लड़की होती है वो हेमन के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार होती है, तो इसलिए हेमन अपने मन में सोचता है योजिन। लेकिन यार अगर हम हेमन की असली फीलिंग्स की बात करें तो उसके अंदर योजिन के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं होता, उसके अंदर होती है तो सिर्फ हवस। तो जब योजिन ने हेमन को बोला होता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तो ये एक तरीके का प्रपोजल होता है। तो इसलिए जो हेमन होता है वो हरामी सा चेहरा बना के कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। और जो योजिन होती है वो कहती है प्लीज जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। लेकिन जो हेमन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं चाहता हूँ कि मुझे सारी लड़कियां प्यार करें। और अब हम प्रेजेंट मोमेंट में आके देखते हैं जब जो ये हेमन होता है ये एक प्रोफेशनल रेपिस्ट बन चुका होता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं हेमन मीरा को कहता है तुम भी मुझे पसंद करती हो ना, तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगी। और ये कहते कहते हेमन अपनी पैंट निकालने लगता है, पैंट खोलने लगता है वो अपनी। हेमन कहता है ये जॉब पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी, आजकल के दिनों में तुम्हें एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब पाने के लिए अपना एक अच्छा पास्ट रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इसलिए मैंने अपने भाई का आइडेंटिटी कार्ड टपा लिया था। अब मुझे यहाँ से मजबूरन किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे यहाँ सारी लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मेरे साथ फ्लर्ट करा, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इसका आसान शब्दों में मतलब होता है कि ये यहाँ पे अभी मीरा के साथ क्राइम करेगा और फिर यहाँ से कहीं दूर भाग जाएगा। मीरा अपने मन में सोचती है ये इंसान बहुत डरावना है। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है इसने अपने कपड़े निकाल दिए होते हैं नीचे के, बस अंडरवेयर रहता है इसके नीचे। इसके बाद ये कहता है जरूर तुम भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती होंगी, इसलिए अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार देने वाला हूँ। तुम अपने कपड़े निकाल क्यों नहीं देती? क्या तुम चाहती हो कि उन्हें मैं निकालूं तुम्हारे लिए? और हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो साइड में पड़ा होता है जख्मी हालत में और अपने मन में सोच रहा होता है वो लड़की खतरे में है। और ये जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है ये भागते हुए इस बंदे की तरफ आता है और ये बंदा बहुत रिलैक्स होकर कहता है कोशिश भी मत करना, और इस मोटे के पैर पे एक लात मारता है जिससे ये मोटा गिर जाता है। इसके बाद ये इस मोटे का सर पकड़ता है और अपना घुटना इसके फेस में मार देता है मोटे के, और अपना घुटना इसके चेहरे में मारते मारते ये कह रहा होता है तू लूजर, तुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तू मेरा सीनियर है? सिर्फ तेरी वजह से अब मुझे दोबारा से किसी नई जगह पे छुपना पड़ेगा जहाँ पे मुझे कोई ढूंढ ना पाए। और हम देखते हैं जो मीरा होती है वो डर के मारे चिल्ला रही होती है, लेकिन जो ये बंदा होता है हेमन वो कहता है चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। और हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है यार इसको बहुत गंदा तोड़ा होता है इस बंदे ने। मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के 3-4 दांत टूट चुके होते हैं और उसका पूरा फेस खून ही खून से भरा होता है। तो इस मोटे वाले बंदे को बुरी तरह से मारने के बाद अब जब ये मोटा वाला बंदा साइड हो चुका है, इसके बाद फिर से हेमन आगे बढ़ता है और अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहता है तो चलो दोबारा से इसको शुरू करते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है उसके गले में जो सीटी बंधी हुई होती है वो उस सीटी को काफी तेज से बजाता है, और इस वजह से हेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हेमन इस मोटे के ऊपर चढ़ता है और इस मोटे के मुंह में जो सीटी होती है एक हाथ से वो सीटी इसी के मुंह में ठूस के एक पंच मारने के लिए जा ही रहा होता है इस मोटे के, और कहता है चलो देखते हैं
तुम्हारी ये सीटी ज्यादा ताकतवर है या तुम्हारे दांत? और बेचारे मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के मुंह का पूरा नक्शा बिगाड़ देता है हैमन। इसके बाद हम देखते हैं जैक को, जो यूई और हान्युल के पास जाता है। वो कहता है मीरा अब तक वापस नहीं आई अपने रूम में। इसके बाद यूई कहती है हाँ वो जरूर किसी दूसरे रूम में होगी, कैसा रहेगा हम दोनों अभी साथ में बैठ के ड्रिंक करें। इसके बाद हान्युल कहती है तुम्हें पता है डैनियल किधर है? और यार डैनियल इस वक्त सो रहा होता है, लेकिन जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है बहुत अजीब बात है, जब मीरा ने मुझे गुड नाइट कहा था और वो चली गई थी, उसके बाद उसने मुझे कहा था कि वो यहाँ से सीधा अपने कमरे में जाएगी, आखिर वो इस वक्त है कहाँ? लेकिन तभी यूई कहती है हे जैक चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। लेकिन जो जैक होता है क्योंकि उसे मीरा नहीं मिल रही होती है तो उसका मूड काफी खराब होता है। जैक वहाँ से जाते हुए कहता है अब मैं तुमसे कल बात करता हूँ। यूई कहती है चलो भी साथ में ड्रिंक करते हैं, और जैक वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हान्युल के नंबर पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और हम देखते हैं हान्युल को ये कॉल मोटे वाले ह्युंगसुक ने करा होता है। जो मोटा वाला ह्युंगसुक होता है वो कहता है हेलो जोई, मैं स्टोर से बोल रहा हूँ डैनियल। और जो हान्युल होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता है जो ये स्टोर वाला डैनियल है मोटा वाला ये इसको कॉल करेगा। तो हान्युल कहती है तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? तो मोटा वाला ह्युंगसुक कहता है मुझे तुम्हारा नंबर डैनियल ने दिया है। लेकिन जो जोई होती है वो अपने मन में सोच रही होती है क्यों मेरा नंबर, आखिर इसने मेरा नंबर क्यों मांगा? लेकिन तभी जो मोटा वाला ह्युंगसुक होता है वो कहता है जोई ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जोई होती है वो हैंडसम वाले ह्युंगसुक के रूम में जाके उसे नींद से उठाती है और उसको कहती है वो मुझे स्टोर वाले डैनियल ने कहा था कि मैं तुम्हें नींद से उठाऊं, ये कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तो जो हैंडसम वाला ह्युंगसुक होता है वो अभी अभी सो के उठा होता है, तो वो सोई हुई हालत में कहता है तुम्हारा शुक्रिया जोई। तो जो हैंडसम वाला ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं स्टोर से इस मामले को रिपोर्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मेरा यहाँ पे होना बहुत जरूरी था। अब मुझे जल्दी से जल्दी इस मामले को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन इन सारी बातों से अनजान जो हान्युल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है आखिर डैनियल ने उस पिगी को मेरा नंबर क्यों दिया? क्या पिगी मुझे लाइक करता है? लेकिन एक मिनट, क्या डैनियल ने उस पिगी को मेरा नंबर इसलिए दिया क्योंकि डैनियल मुझे लाइक नहीं करता? इसके बाद जो हैंडसम वाला ह्युंगसुक होता है वो पुलिस को कॉल करके सारी की सारी बात बता देता है। पुलिस कहती है तुम इस वक्त माउंटेन वाले इलाके में हो तो हमें वहां पे पहुंचने में 30 मिनट लग जाएंगे कम से कम, तो इसलिए जब हम तुम्हें कॉल करेंगे तो हमारी कॉल जरूर पिक कर लेना। तो जो ह्युंगसुक होता है वो कहता है ठीक है मैं जरूर से पिक कर लूंगा। इसके बाद जो ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है तो ठीक है अब मुझे बस कॉल का इंतजार करना है उनकी। और साथ ही साथ में जो अपना ह्युंगसुक है उसको अभी नहीं पता होता है कि मीरा किस सिचुएशन में है। अगर उसे शायद पता होता तो शायद वो उसको खुद ही अभी बचाने के लिए ढूंढ रहा होता इधर उधर, लेकिन उसको ये सारी बातें नहीं पता होती। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो जैक होता है वो कॉल पे पुलिस के साथ जो ह्युंगसुक होता है उसकी सारी की सारी बातें सुन लेता है। और यार ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद जो जैक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। तो इसलिए जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है जैक, उसके फेस के एक्सप्रेशन। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो गोली की रफ्तार से वहां से भागता है मीरा को ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं वहां पे हान्युल आती है, वो ह्युंगसुक को कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या मीरा ने तुमसे कुछ पैसे वैसे उधार ले रखे हैं क्या? लेकिन जो ह्युंगसुक होता है वो जोई से पूछता है हे जोई आखिर कुछ बात है क्या, कुछ हुआ है क्या? लेकिन जो जोई होती है वो कहती है जैक कह रहा था कि जो मीरा है वो काफी समय से उसे दिखी नहीं, वो अपने रूम में नहीं है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को जिसके 3-4 दांत टूट के जमीन में गिरे होते हैं और उसकी बिल्कुल बुरी हालत होती है, ऐसा लगता है जैसे वो मर चुका है। और हम साइड में देखते हैं जो मीरा होती है वो एक कोने में बैठ के रो रही होती है, वो कह रही होती है प्लीज प्लीज मिस्टर प्लीज। तो जो ये हवस का पुजारी होता है यानी कि हैमिन वो कहता है तुम रो क्यों रही हो, अब यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है, बस हम दोनों ही हैं, कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से अपने कपड़े उतार दो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन जो मीरा होती है वो रोते रोते कह रही होती है प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हैमन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मीरा के ऊपर चढ़ जाता है। हैमन कहता है यू बीच, तू मुझे रिपोर्ट करने की बात कर रही है, रिपोर्ट करने की बात कर रही है, पहले तूने ही मेरे साथ फ्लर्ट करा था, इसका मतलब तू एक सांप है कुतिया कहीं की, तूने इतने अच्छे कपड़े पहन के मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया
और अब तो कहती है ये रेप है। और ये कहते कहते जो हैमन होता है वो मीरा के फेस में एक जबरदस्त सा पंच मारता है, लेकिन तभी इसके बाद वो कहता है ओ सॉरी, तुम्हें पंच मारने के लिए सॉरी। मतलब जैसे बिल्कुल साइको होता है ना, ये बिल्कुल अभी वैसी ही एक्टिंग कर रहा होता है, मतलब वैसा ही बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि ये सच में साइको ही होता है। तो मीरा को हिट करने के बाद, उसके मुक्का मारने के बाद जो मीरा होती है वो बेहोश हो जाती है, तो इसलिए ये सॉरी सॉरी बोले जा रहा होता है। लेकिन तभी मीरा की आंख खुल जाती है। इसके बाद हैमन कहता है हंसते हुए, ओ तुम जाग गई, बड़ी जल्दी जाग गई तुम। और हम देखते हैं जो हैमन होता है वो मीरा की जीन्स खोलने लगता है, और ये सब करते हुए वो कह रहा होता है तुम बस हिलना मत, बस ऐसे ही रहना। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं उसके पीछे से कुछ आवाज आती है, और हम देखते हैं जो वेयर हाउस होता है उसका जो दरवाजा होता है, जैक उसको धड़ाम करके खोलता है। और जैक जब अपने सामने मीरा को देखता है, मीरा को जिस हालत में देखता है, जैक को ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो यार, और मीरा की इतनी बुरी हालत देख के जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए जैक बहुत ज्यादा गुस्से में अपना एक अटैक करने का ट्राई करता है। जैक पागलों की तरह हैमन की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए, लेकिन जो हैमन होता है वो भी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। हैमन कहता है हे, क्या तुम यहाँ पे अकेले आए हो? और जिस तरह से जैक हैमन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो ये देख के जो हैमन होता है वो अपने मन में कहता है इसका जो पोस्चर है अटैक करने का वो काफी अच्छा है। लेकिन यार जो जैक होता है उसे भी पता चल जाना चाहिए था कि जो सामने बंदा है वो भी एक फाइटर है। लेकिन जैक इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो बिना सोचे समझे अटैक कर रहा होता है, वो ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा होता। और जैसे ही जैक हैमन के ऊपर अटैक करता है तो हैमन उसके पंच से बड़े ही आसानी से बच जाता है, और साथ ही साथ में उसके पैरों में एक किक भी मारता है हैमन। जो जैक होता है वो अपने मन में सोचता है क्या एक लो किक, इसने मेरी कमजोरी पकड़ ली। इसके बाद जो हैमन होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे गलती से आ गए हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और यार आपको बता दूं, जो एक बॉक्सर होता है वो अपना सारा का सारा वेट अपने फ्रंट फुट पे रखता है, लेकिन अगर कोई उसके फ्रंट फुट पे लात मार दे, मतलब लो किक मार दे, तो वो जो बॉक्सर है उसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है, जिस वजह से वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाता। और यहाँ पे जैक के साथ भी अभी अभी यही हुआ है। और इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो हैमिन होता है वो अपने दोनों हाथों से जैक का सर पकड़ लेता है, और जैक का सर पकड़ के अपने पैरों के घुटनों से उछल उछल के जैक के मारे जा रहा होता है लातें। इसके बाद जैक अपने मन में कहता है मैं फंस चुका हूँ, ये तो मुए थाई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है फाइट करने के लिए। मुझे इसकी पकड़ से छूटना पड़ेगा, मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मैं इस पोजीशन में इससे फाइट नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे इसे मारने के लिए गलत तरह की बॉक्सिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो ऐसी ही सिचुएशन में, ऐसी ही पकड़ में अपना एक पंच मारता है जो हैमन के बस लगने ही वाला होता है। लेकिन जो हैमन होता है तभी वो जैक की पूरी बॉडी ही पलट देता है और कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यार यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस होती है, जैक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और जैक के जो पंच होते हैं वो हैमन को लग भी नहीं रहे होते हैं। तो जैक इतना ज्यादा गुस्सा होता है, जैक ऐसे करता है और जैक एक और पंच मारने का ट्राई करता है। लेकिन तभी जो हैमन होता है वो अपने दोनों हाथों से जैक का सर पकड़कर उसको नीचे की तरफ झुका देता है और फिर से कहता है मैंने कहा तुम ये नहीं कर सकते। जो जैक होता है वो अपने मन में सोचता है ये किस तरह की फाइटिंग स्किल है, मैं इसको मार नहीं पा रहा हूँ, मुझे जल्दी इसकी पकड़ से छूटना होगा, मुझे इस तरह की फाइट्स की आदत नहीं है। और यार मैं यहाँ पे आपको जैक और हेमन की एज बताना चाहता हूँ, जिससे आप अंदाजा लगा सको कि यहाँ पे स्थिति क्या है। जो जैक होता है इस वक्त उसकी एज है 17 साल, और जो हेमन है उसकी एज है 22 ईयर्स। और साथ ही में जो हेमन है वो एक क्रिमिनल भी है और एक फाइटर भी है और एक रेपिस्ट भी है, मतलब रेपिस्ट वाला क्रिमिनल। इसके बाद जो हैमन होता है वो कहता है हे तुम तो बस अपने फेस को बचा रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं जो हैमन होता है वो जैक के साइड में एक किक मारता है, यानी कि घुटना। और ये शॉट जैक को इतनी ज्यादा तगड़ी लगी होती है कि इस वजह से जैक की जो रिब्स होती हैं, यानी कि जो हड्डियां होती हैं उसकी साइड की, उनमें क्रैक आ जाता है। इसके बाद जो हैमन होता है वो हंसते हुए कहता है टूटी हुई रिब्स ये मैं फिर से आया। तो जो जैक होता है उसको लगता है कि वो दोबारा से जैक की रिब्स में ही मारने वाला है, लेकिन तभी जो हैमन होता है वो अपने हमले की डायरेक्शन बदल देता है और सीधा
जैक के फेस में अपना घुटना मारता है और हम देखते हैं जो हैमन होता है वो अपने घुटने से जैक को बजाए जा रहा होता है और साइड में जो मीरा होती है वो बहुत ही रोते रोते हुए डर के मारे कह रही होती है, नहीं नहीं जैक। मीरा अपने मन में सोच रही होती है, मेरे पैर काम करना बंद कर गए हैं, मुझे जैक की मदद करनी होगी। क्या यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद करे? और इसके बाद हम देखते हैं जो हैमन होता है वो अपने घुटने से मारे जा रहा होता है जैक के, जिस वजह से जैक का एक हाथ टूट जाता है। तो हैमन कहता है, ओह अब तुम्हारा हाथ टूट गया, कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हारा दूसरा वाला हाथ भी तोड़ दूं? इसके बाद हम देखते हैं वेयरहाउस के बाहर का सीन, जहाँ पे मीरा और जैक के दोस्त इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। ये चिल्ला रहे होते हैं, जैक, मीरा। और जो ये लोग होते हैं ये अपने मन में सोच रहे होते हैं वो दोनों पक्का साथ में घूम रहे होंगे, वो बिल्कुल ठीक होंगे दोनों के दोनों, मुझे यकीन है वो दोनों जल्द ही वापस आ जाएंगे। और जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो भी उम्मीद कर रहा होता है कि ये दोनों जल्दी से जल्दी मिल जाएं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इन्हें नहीं पता कि असल में चल क्या रहा है, इसके लिए ये बाकी के लोगों को भी उठा नहीं सकते नींद से। ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये बहुत बड़ा है उन दोनों को ढूंढने के लिए। और इसके बाद वापस से हम देखते हैं जैक और हैमन को। हम देखते हैं जो जैक होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है, उसने बहुत ज़्यादा बुरी मार खाई होती है। तो हैमन बोलता है, तुम्हारी रिब्स भी टूट चुकी है, तुम्हारे दोनों के दोनों हाथ भी टूट चुके हैं, लेकिन तुम उसके बावजूद खड़े कैसे हो? तुम एक बॉक्सर हो जिसके दोनों हाथ टूट चुके हैं, तो अब तुम क्या करने वाले हो? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, लेकिन अब इस सब को खत्म करने का वक्त आ चुका है। इसके बाद जैक अपने मन में सोचता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अपनी मसल्स थोड़ी भी हिला नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी हार नहीं मान सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ। अगर मैं अभी यहाँ पे बेहोश हो गया तो मीरा, मतलब यार इसको मीरा की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। इसके बाद जो हैमन होता है वो कहता है, तो अब एक हाई किक कैसी रहेगी, तुम एक हाई किक को झेल नहीं पाओगे। तो इसके बाद जो हैमन होता है वो भागता हुआ बढ़ता है जैक की तरफ। और यार आपको पहले ही बता दूं, जैक की हालत इतनी खराब हो चुकी है, और अगर अब जैक के ये वाली किक पड़ जाती है ना तो जैक का खेल खत्म है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो हैमन की टांग पकड़ लेता है। इसके बाद जो हैमन होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या इसकी हालत तो चलने की थी ही नहीं, आखिर ये यहाँ पे कैसे पहुंचा? इसके बाद हैमन देखता है जमीन पे उस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के हाथों के निशान होते हैं, वो वहां तक घिसता घिसता आया होता है, घसड़ता घसड़ता आया होता है वो वहां तक। और जैसे ही हैमन पीछे देख के सोच रहा होता है कि यहाँ पे ऐसे घिसता घिसता आया है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपना एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है हैमन को। और हैमन अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन इसके हाथ तो टूट गए थे, ये सच में पागल है, लेकिन मैं इसके इस पंच को एक्सेप्ट करता हूँ, और इस पंच के बाद ये मेरे हाथ से मरा। और हम देखते हैं हैमन के बड़ा ही जबरदस्त मुक्का पड़ा होता है चेहरे पे। इसके बाद का हैमन ने सोचा होता है कि इसके तो दोनों हाथ टूट चुके हैं और इसके बाद मैं इसको जान से मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो अपने दूसरे हाथ से भी अपना फिर से मुक्का मारता है एक। और हैमन हैरान होकर अपने मन में सोचता है, क्या दूसरे हाथ से भी? एक मिनट, नहीं। और इस दूसरे वाले मुक्के से हैमन जमीन में गिर जाता है। इस बार भी उसके बड़े ही जबरदस्त पड़ी होती है और हैमन कुछ इस तरह की आवाज निकाल रहा होता है, और इससे पहले कि हैमन अपने आप को संभाल पाता, हम देखते हैं जो जैक होता है वो हैमन के ऊपर चढ़ जाता है और दोबारा से हैमन को मारने लगता है। लेकिन जो हैमन होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या दोबारा से? लेकिन तुम्हारे हाथ टूट चुके हैं, रुक जाओ। और हम देखते हैं जो जैक होता है वो मतलब बिल्कुल अपना होश खो बैठता है, वो पागलों की तरह बस हैमन को मारे जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो वहां पे पहुंच जाता है अपने साथ पुलिस को लेके। इसके बाद पीछे से ह्युंगसुक की वॉइस ओवर आती है। जब हम वहां पे पहुंचे तो उस समय जैक अपना होश खो बैठा था। उस समय जैक अपने दो टूटे हुए हाथों से ज्यूस के ऊपर अटैक करे जा रहा था। जैक के चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि निराशा नजर आ रही थी।
इसके बाद हम देखते हैं जो मीरा होती है वो जैक को पीछे से पकड़ के कहती है, जैक अब सब खत्म हो चुका है, रुक जाओ। इसके बाद हम देखते हैं जब हैमन को पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है तो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। मुझे यकीन नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत शरीफ इंसान लगता था। क्या इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं? आखिर ये ऐसा क्यों करेगा? ये तो वैसे भी काफी हैंडसम है। और जब हैमन को पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है तो वो मीरा की तरफ देखता है और मीरा की फिर से फटके 4 हो जाती है। और हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है उसे भी स्ट्रेचर पे लेटा के हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो बच गए। मैंने सुना कि उन्होंने उसे पकड़ लिया, मैंने उन्हें बचा लिया, मैंने उन्हें बचा लिया। और इसके बाद हम देखते हैं जो अगल बगल के स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जो असली में क्रिमिनल है वो तो ये मोटा ही लग रहा है, इसको देख के लग रहा है जैसे यही क्रिमिनल है। हा 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 हा। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस इसी को गिरफ्तार करके ले जा रही है। हा 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 हा। और हम देखते हैं जो जैक होता है वो इन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा घूर के देख रहा होता है। इसके बाद जैक गुस्से में कहता है, तुमने क्या कहा? दोबारा बोलना। और ये लोग कहते हैं, नहीं कुछ भी नहीं। जैक कहता है, तुम्हें अपना मुंह संभाल के खोलना चाहिए। इसके बाद जो जैक होता है वो मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को रिस्पेक्ट देते हुए उसके सामने अपना सर झुकाता है। इसके बाद जो मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक तुम सच में ठीक हो ना? इसके बाद जैक हंसते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा ठीक होके, तुम पुलिस वालों के साथ ही रहना। इसके बाद मीरा कहती है, तुम पक्का ठीक हो ना जैक? इसके बाद जैक कहता है, अरे मैं ठीक हूँ। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस वाले भी वहां से चले जाते हैं और जैक और वॉन बिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। इसके बाद पीछे से फिर से युंग सुक की वॉइस ओवर आती है। जैक को बहुत ज्यादा सीरियस चोटें लगी थी और इसीलिए उसको कम से कम 2 महीने लगेंगे अब ठीक होने में। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो जैक और वॉन बिन होते हैं ये दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं और ये हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। ये इतने ज्यादा इंजर्ड होते हैं ये अपने आप को हिला भी नहीं पा रहे होते हैं। मीरा कहती है, जब तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी थी तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे जैसे तुम्हारे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है? तुम बिल्कुल भी नहीं बदलोगे कभी। लेकिन मन ही मन मीरा राहत की सांस ले रही होती है क्योंकि यार वो जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन थी। वो ऐसी सिचुएशन थी कि उस वक्त जो जैक था वो भी हारने वाला था, उसकी भी हालत खराब होने वाली थी और मीरा को भी कोई नहीं बचा पाता उस वक्त अगर जैक हार जाता। और जब तक वहां पे ह्यूंगसुक लोग पहुंचते तब तक तो मीरा की इज्जत लुट चुकी होती। इसके बाद हम देखते हैं जो हैमन होता है वो जेल में होता है और वो बाकी के कैदियों से बात कर रहा होता है। वो कहता है, हेलो, मेरा नाम हैमन है और मैं यहाँ पे एक स्पेशल रेप केस के लिए आया हूँ। ये मेरा दूसरा क्राइम है। और जिस वाले जेल के सेल में वो होता है वहाँ पे वो सोच रहा होता है यहाँ का लीडर कौन है? ज्यादातर जो लीडर होते हैं वो कोई गैंगस्टर ही होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे अंधेरे में एक बंदा बैठा होता है। वो कहता है, मुझे तुम जैसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। तुम जैसे हैंडसम लोग जो लड़कियों के आसपास घूमते रहते हो, तुम जैसे लोग बहुत ज्यादा घिनौने होते हो। इसके बाद हैमिन अपने मन में सोचता है, जो बगल में एक और कैदी है ये डरा डरा सा लग रहा है। इसका मतलब ये जो बंदा पीछे बैठा है क्या ये यहाँ का लीडर है? मुझे लग रहा है ये तो एक मामूली सा इंसान है, ये इतना पावरफुल नहीं लग रहा है मुझे लगता है मैं यहाँ की लीडरशिप अपने नाम कर सकता हूँ। इसके बाद हैमन कहता है, सर आप बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है एक चाकू को कैसे चलाया जाता है? लेकिन तभी हम देखते हैं ये जो बंदा होता है पीछे बैठा हुआ ये और कोई नहीं बल्कि गंगनम लैंडलॉर्ड होता है। और गंगनम लैंडलॉर्ड कहता है, क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मैं बदसूरत हूँ इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें पता भी है मेरी बीवी हाई स्कूल में पढ़ती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जो हैमन होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या ये पागल है? और हम देखते हैं जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हैमन के ऊपर अटैक करने लग जाता है और हमें आवाजें आ रही होती है, हे ये फिर से पागल हो गया, कोई पकड़ो इसको। तो
के स्टोर का मैनेजर होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है, डैनियल तुमने इस महीने बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करा, ये लो तुम्हारी सैलरी। मैंने इसमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी रखे हैं ताकि तुम अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट दे सको। हमारा मोटा वाला ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं मॉम को एक गिफ्ट दूंगा, मॉम पक्का बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगी। ह्यूंगसुक के माइंड में उसकी मदर के कपड़े आते हैं जो काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, तो इसलिए जो ह्यूंगसुक होता है वो अपनी छुट्टियों में अपनी मदर से मिलने का प्लान करता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो बड़े से एक कपड़ों के स्टोर में जाता है। तो जो लड़की वहाँ पे सामान बेचने के लिए खड़ी रहती है वो ह्यूंगसुक को कहती है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है, वो मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे। तो जो वहाँ पे लड़की रहती है वो कहती है, यहाँ पे लड़कियों के कपड़े मिलते हैं और मेरे हिसाब से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी। और ये जो सामान बेचने वाली लड़की होती है और इसके साथ एक और लड़की होती है, ये ह्यूंगसुक को देख के हंस रही होती है। इसके बाद ये लड़की हंसते हंसते कहती है, अच्छा तो तुम्हें अपनी मदर के लिए गिफ्ट चाहिए होगा है ना। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे यहाँ जो कपड़े मिलते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यार क्योंकि हमारा मोटा वाला ह्यूंगसुक दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो इसलिए जो ये लड़कियां होती हैं ये ह्यूंगसुक के साथ ज्यादा अच्छे से पेश नहीं आ रही होती हैं। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, इस तरह का बुरा व्यवहार मैं काफी समय बाद फील कर रहा हूँ अब। लेकिन जो ह्यूंगसुक होता है वो बिना कुछ बोले वहाँ से कपड़े लेके चला जाता है। इसके बाद ह्यूंगसुक एक बस में चढ़ता है ताकि वो वहाँ जा सके जहाँ उसकी मदर रहती है। ह्यूंगसुक देखता है ह्यूंगसुक की जो सीट होती है बस में उसी के बगल में एक लड़की बैठी होती है। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, एक्सक्यूज मी, वो वहाँ पे आपके बगल में मेरी सीट है। और यार ये जो लड़की होती है वो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इस लड़की के चेहरे को देख के साफ पता चल रहा होता है कि ये नहीं चाहती कि ये बंदा यहाँ पे बैठे, लेकिन इसके बाद फिर भी वो बोलती है, ओ ठीक है। अब बोलेगी भी क्या और वो। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, जो मेरा नया शरीर है उसमें जिंदगी जीने के बाद मुझे एहसास हुआ कि असल में मेरी जो असली जिंदगी है वो कितनी निराशाजनक है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंगसुक वहां पहुंच जाता है जहां उसकी मदर रहती होती है, और ये जगह वही होती है जहां ह्यूंगसुक पहले स्कूल पढ़ता होता है। और यार ये वही जगह है जहां पे ह्यूंगसुक को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, जिस वजह से ह्यूंगसुक ने अपने स्कूल का ट्रांसफर करवाया था दूसरी जगह। तो क्योंकि ह्यूंगसुक पहले यहीं रहता होता है तो इसलिए वो अपने मन में सोचता है, ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली, वही सड़कें, वही गलियां, लेकिन मुझे यहाँ से गए हुए अभी बस 2 ही महीने हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी अपने घर जाना पड़ेगा। जब से मैंने यहाँ पे कदम रखा है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, इस वजह से मुझे बहुत टॉयलेट भी आ रही है। और यार जो अपना ह्यूंगसुक होता है उसको जो पुराने लोग जो उसको परेशान करते थे वो उसे दोबारा से ना मिल जाए, इसलिए ह्यूंगसुक काफी ज्यादा परेशान होता है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, अगर ये मुमकिन होता तो मैं इस जगह में कभी भी अपना कदम तक नहीं रखता। अगर मैं यहाँ पे किसी ऐसे से मिल गया जिसको मैं जानता हूँ। ह्यूंगसुक डर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है, हे डैनियल। और ह्यूंगसुक की फटके 4 हो जाती है। उसको लगता है कहीं वही इंसान तो नहीं है ये जो उसको परेशान करते थे, लेकिन तभी जो ये बंदा होता है वो कहता है, तुम डैनियल हो ना। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, आखिर ये कौन है। तो ये जो बंदा होता है ये स्माइल करते हुए कहता है, ये तुम ही हो, तुमने अचानक से स्कूल छोड़ दिया था, तो और सब कैसा चल रहा है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, ये तो वही है, लेकिन इसका नाम क्या था। ये तो वही है, जब मैं पिटता था, जब मुझे परेशान किया जाता था तो ये साइड में खड़ा होकर सब कुछ देखता था। तो जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, हे तुम कैसे हो। लेकिन ह्यूंगसुक अपने मन में राहत की सांस ले रहा होता है, चलो ये वो बंदा नहीं है जो मुझे परेशान करते थे। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है और ये जो बंदा होता है ये एक जगह में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। ये जो बंदा होता है ये ह्यूंगसुक को बताता है, जब तुमने अचानक से स्कूल छोड़ दिया था उसके बाद लोगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए जो अगल बगल के और जो बच्चे होते थे, जो शरीफ बच्चे होते थे, वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। क्योंकि यार जो लोगन होता है वो ह्यूंगसुक के जाने के बाद बाकी बच्चों को तंग करने लगता होता है। ये जो बंदा होता है ये ह्यूंगसुक को कहता है, तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा ना, इसलिए तुमने अपना ट्रांसफर करा लिया। मैं सच में बहुत ज्यादा हैरान था जब तुमने अपना 2nd सेमेस्टर में ही अपना ट्रांसफर करा लिया। लेकिन हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये ह्यूंगसुक से बात करते करते अपने फोन में भी कुछ ना कुछ करता रहता है। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है, क्या मैंने पहले भी कभी इससे बात करी थी। पहले भी हम कभी बात नहीं करते थे, हम इतने ज्यादा क्लोज नहीं थे। और ये अपना मोबाइल भी बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ रहा है। और ये जो बंदा होता है ये मोबाइल में चैटिंग करते करते ह्यूंगसुक से बोलता है, और बताओ जब से तुम यहाँ से गए हो क्या तब से सब कुछ सही चल रहा है। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या ये मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है। खैर जो भी हो,
ये मुझसे एक दोस्त की तरह बर्ताव कर रहा है। इसके बाद ह्योंग-सुक इस बंदे को कहता है अब मुझे जाना होगा, मुझे कहीं जाना है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये अजीब सा चेहरा बना के कहता है क्या तुम दोबारा से जा रहे हो, तुम दोबारा से यहाँ से जाना चाहते हो? लेकिन जो ह्योंग-सुक होता है वो हैरान होकर अपने मन में सोचता है हाँ लेकिन क्यों? लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से दूर से एक फुटबॉल उड़ते हुए आती है और तेजी से इस बंदे के सर में जाके लगती है। और जो ह्योंग-सुक होता है वो हैरान होकर सोचता है ये क्या है? इसके बाद हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आती है, लगता है तुम काफी बड़े हो चुके हो। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ह्योंग-सुक के साथ, इसने उन बंदों को बुला दिया होता है जो ह्योंग-सुक को बुली करते थे, जो उसको परेशान करते थे। तो इसके बाद ये बंदे कहते हैं जो यहाँ पे आते हैं, इनमें से एक कहता है तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, क्या तुम मेरे ऊपर अपना हुक्म चला रहे हो? और यार हम देखते हैं जो हमारा ह्योंग-सुक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उन्हीं बंदों को दोबारा से देख के जो उसको परेशान किया करते थे। तो ये बंदे बोलते हैं ओ आज हमारे साथ यहाँ पे कौन है? अरे ये तो पिगी है, ये पिगी ही है ना, काफी समय से इसको देखा नहीं। हा ये तो वही है। और जो अपना ह्योंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बहुत बुरा हुआ, आखिर इन्होंने मुझे ढूंढा कैसे? इसके बाद जो ये बुरा बंदा होता है ये ह्योंग-सुक को कहता है ओह तो तुम कैसे हो? तुमने यहाँ से बिना कुछ बोले अपना ट्रांसफर क्यों करवा लिया? तुमने यहाँ से जाने से पहले अपने मालिक की इजाजत भी नहीं ली पिकाचू? इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है अजीब सा, वो कहता है हा मैं सोच ही रहा था इस ढक्कन ने हमें मैसेज करके यहाँ पे क्यों बुलाया। अब मैं समझा, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे पिगी था इसलिए इसने हमें बुलाया। इसके बाद जिस बंदे के फेस पे फुटबॉल पड़ी होती है अभी ये बंदे उसको कहते हैं जब से तुम नए पिकाचू बने हो तब से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, इसलिए तुमने हमें यहाँ पे बहुत जल्दी बुला लिया ताकि हम इस मोटे के पिछवाड़े पे लात मार सकें। ह्योंग-सुक अपने मन में सोचता है क्या मेरे बाद ये पिकाचू बना है? इसका मतलब इसने मुझे यहाँ पे जानबूझ के रोक के रखा था और इनको यहाँ पे इसने ही कॉल करा है। क्या ये सब कभी भी खत्म नहीं होगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा? इसके बाद हम देखते हैं ये जो बंदा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि तुम यहाँ से चले गए, इस वजह से मेरा ये हाल हुआ, इसकी वजह बस तुम ही हो। लेकिन ह्योंग-सुक अपने मन में सोचता है जो एक कमजोर इंसान होता है आखिर एक दूसरा कमजोर इंसान उससे इतना नफरत क्यों करता है? और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है वो यहाँ पे ह्योंग-सुक को फंसा के खुद यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बुरे बंदे होते हैं ये ह्योंग-सुक से उसका सारा का सारा सामान छीन लेते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है वो पिगी तुम तो फुल पैक होके आ रखे हो यहाँ पे। ह्योंग-सुक अपने मन में सोच रहा होता है वो पैसे मेरी मदर के लिए थे। इसके बाद जो लड़की होती है इन बुरे लोगों के साथ वो ह्योंग-सुक का बैग पकड़ के बोलती है हे पिगी इसके अंदर क्या है? क्या इसके अंदर कपड़े हैं? ह्योंग-सुक कहता है वो मेरी मदर के लिए गिफ्ट है। लड़की कहती है क्या सीरियसली? तो ये जो लड़की होती है ये दोनों लड़कों को कहती है हे उसके पैसे वापस कर दो, वो उसकी मदर के लिए हैं। तो वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं अबे चलना, मैं ये पैसे अपनी मदर को दूंगा। ह्योंग-सुक अपने मन में सोच रहा होता है जब मैं पहले यहाँ रहता था उस वक्त ये मेरे पैसे नहीं छीनते थे, क्या ये अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं अब यहाँ पे नहीं रहता? तो ये जो बुरा बंदा होता है ये ह्योंग-सुक का वॉलेट चेक करते हुए कहता है चलो तो अब पिगी का वॉलेट चेक करते हैं। अरे ये वॉलेट है या कोई कूड़ेदान है? जो ह्योंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे अभी। खैर जो भी हो, कम से कम ये मेरे कपड़े तो नहीं ले रहे हैं ना। और तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं उन्हें ह्योंग-सुक के पर्स में $5 यानी $5 मिलते हैं। वो कहते हैं हे इसके अंदर $5 हैं, ये तो सच में बहुत ज्यादा गरीब है। खैर छोड़ो जो भी हो, ये लेते हैं और यहाँ से चलते हैं और जाके गेम्स खेलते हैं। और जो ह्योंग-सुक होता है वो अपने मन में सोचता है नहीं ये तो वही $5 हैं जो मेरी मदर ने कूड़ा बेच के वो कमाए थे और मुझे दिए थे, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हैं। इसके बाद जो ह्योंग-सुक होता है वो हिम्मत करके कहता है हे मैंने तुम्हें लिफाफे के अंदर के सारे पैसे दे दिए तो इसलिए मुझे वो $5 वापस कर दो, ठीक है ना? प्लीज मेरी ये बात मान जाओ। इसके बाद जो ये बुरा वाला बंदा होता है वो कहता है हा क्या तुम्हें $5 वापस कर दूं? बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो चुके हो। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो एक हाथ से ह्योंग-सुक का कंधा पकड़ के कहता है तुम कुछ महीने बाद ही लगता है सब कुछ भूल चुके हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मुझसे दोबारा जवाब देने की मुझे। क्या तुम पिकाचू की तरह रेंगते हुए घर जाना चाहते हो? तभी दूसरा बंदा कहता है, हे देखो वो रोने वाला है। लेकिन जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को की तुलना में मुझे इसकी पकड़ से थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा है। और अचानक से जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने हाथ से इस बंदे का हाथ पकड़ लेता है। और यार अब अपने नए शरीर में थोड़ी बहुत फाइट्स करने के बाद जो ह्यूंगसुक होता है उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है फाइट का। और ये जो बंदा होता है ये अपने मन में सोचता है, क्या ये ताकत। और हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है वो इस बंदे को अपने एक हाथ से पकड़ के दूसरी तरफ पलट देता है और कहता है, मैंने तुम्हें कुछ पैसे दे दिए हैं तो इसलिए तुम मेरे $5 वापस कर दो। और यार जो ह्यूंगसुक होता है उसकी पकड़ काफी मजबूत होती है तो इसलिए ये जो बंदा होता है वो ऐसे कर रहा होता है। और जो एक लड़का और लड़की और होते हैं बगल में, वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और जिस बंदे को ह्यूंगसुक ने पकड़ा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये बेवकूफ वर्कआउट कर रहा है? ये सच में मेरा बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है। ये बंदा ह्यूंगसुक को कहता है, ओए मेरा हाथ छोड़, इस हाथ में चोट लगी है मेरे। और तभी हम देखते हैं जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है, तू साले। और वो ह्यूंगसुक की तरफ आगे बढ़ता है ह्यूंगसुक को एक लात मारने के लिए। लेकिन जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने दूसरे हाथ से इस बंदे की किक पकड़ लेता है बड़ी ही आसानी से। और ये जो बंदा होता है ये अपने मन में सोचता है, इसने मेरे सुनहरे उल्टे पैर को पकड़ लिया। और जो ह्यूंगसुक होता है वो इस वाले बंदे को भी पलट के साइड कर देता है। तो ये जो बंदे होते हैं वो ऐसे कर रहे होते हैं, मेरा हाथ छोड़। और दूसरा बंदा कह रहा होता है, मेरी टांग। और ह्यूंगसुक कह रहा होता है, सॉरी। इनमें से एक बंदा कहता है, हे तुम्हें पता है ना मेरी जो सीधी टांग है वो ज्यादा पावरफुल है। और दूसरा बंदा कहता है, मेरा हाथ छोड़, मैंने तुझे कहा उसमें चोट लगी हुई है। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, जब मैंने उन दोनों बंदों को अपने नीचे पड़ा हुआ देखा, मैं जानता हूँ ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था उन दोनों को ऐसा देख के। और जब मैं ऐसी बेकार सी फीलिंग का एहसास कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे लोगन आ जाता है। और लोगन वही बंदा होता है जो ह्यूंगसुक को सबसे ज्यादा परेशान करता होता है। बल्कि इस ही लोगन की वजह से जो ह्यूंगसुक होता है उसने अपना ट्रांसफर कराया होता है दूसरे स्कूल में। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जिसको ह्यूंगसुक ने अभी पकड़ा हुआ होता है, उसने ही मैसेज करके लोगन को यहाँ पे बुलाया होता है कुछ सरप्राइज देने के लिए। और जो ह्यूंगसुक होता है उसने अपने एक हाथ में एक बंदे को पकड़ा हुआ होता है और दूसरे हाथ में दूसरे बंदे को। तो ये देख के लोगन कहता है, हा ये सच में सरप्राइज है। और जैसे जैसे लोगन ह्यूंगसुक की तरफ बढ़ रहा होता है वो कहता है, पिगी। और जो ह्यूंगसुक होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जो लोगन होता है उससे उसकी बहुत ज्यादा बुरी यादें जुड़ी होती हैं। इसके बाद जो लोगन होता है वो कहता है, पिकाचू। और हम देखते हैं जो बंदा ह्यूंगसुक को यहाँ पे फंसा के निकल लिया था, लोगन उसको अपने साथ लाया होता है। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जिसको लोगन अपने साथ लाया होता है और ह्यूंगसुक वो लोगन के पिकाचू कहते हुए ही एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये दोनों ऐसी आवाज निकालते हैं, पीका। क्योंकि शायद लोगन ने इनको पहले कभी बोला होगा कि जब भी मैं पिकाचू बोलूंगा तो तुम्हें पीका करना पड़ेगा। इसके बाद जो लोगन होता है वो कहता है, मुझे लगता है अब मेरे पास 2 पिकाचू हैं। खैर अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मुझे यहाँ की पूरी सिचुएशन समझाओ, यहाँ पे क्या चल रहा है। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में कहता है, लोगन ली। और यार जो ह्यूंगसुक होता है उसके मन में जो डर छुपा होता है, उसका हो कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।